नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर की आंसर की, और आज का अपना पेपर था 18वां, जिसके आंसर की अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपको पढ़ने को मिले होंगे, और बढ़िया से आपको टाइम भी मिला होगा। मतलब टाइम की जो रेस्ट्रिक्शन थी वो नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल अनलिमिटेड टाइम आपको दिया गया था। हर एक क्वेश्चन में जितना समय आप चाहो उतना समय लगा के आप आंसर दे सकते हो। बट जब आपका मेन एग्जाम होगा वहाँ पे टाइम का विशेष ध्यान रखना होगा। ओके, तो आज के इस पेपर की हम आंसर की जानते हैं। आंसर की से पहले फिलहाल थोड़ा सा इवेल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट ने अभी तक एग्जाम दिया है, कितने कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन अभी तक किए हैं। बात करते हैं इवेल्यूएशन की, तो 94 कैंडिडेट अभी तक एग्जाम दे चुके हैं। तो बहुत कम लोगों का अभी तक भी रेस्पॉन्स मिला है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी लोगों को शेयर किया करो, उन्हें भी टेस्ट देने के लिए बताया करो कि टेस्ट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं। तो आप टेस्ट जो है वो डेली दिया करो, ठीक है। तो अभी तक 94 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से 100% की बात करते हैं तो एक कैंडिडेट है जिसके 100% आया है। एंड 90% से अबव जो है 2 कैंडिडेट्स लेकर आए हैं। 80% से अबव जो है 4 कैंडिडेट लेकर आए हैं। एंड 70% से अबव की बात करें तो 12 कैंडिडेट लेकर आए हैं। तो ओवरऑल अगर 70% से अबव की बात करते हैं तो 12 4 16 2 18 1 19, यानी 19 कैंडिडेट है जो 94 में से 19 कैंडिडेट के 70 से अबव नंबर अभी तक आए हैं, जो 94 कैंडिडेट एग्ज़ाम दे चुके हैं। फिलहाल अभी जो 2-4 और एग्ज़ाम देंगे या फिर और भी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देंगे उनका रिजल्ट भी वैसे शामिल हो जाएगा जब आपका रिजल्ट शेयर किया जाएगा। रिजल्ट शेयर करने के बाद में अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, तो चलिए आज के इस पेपर की आंसर की सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, आप अपने साथी लोगों को भी शेयर कर दिया करो। ऐसा नहीं कि आप अकेले अकेले पढ़ते रहो, अपने साथी लोगों को भी वीडियो की लिंक और टेस्ट की लिंक शेयर कर दिया करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न द नर्स सस्पेक्ट ए कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्ट दिस सस्पिशन। देखिए एक बच्चा है जो कि न्यूबॉर्न बेबी है, और इसको कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होने के क्या है, सस्पेक्ट है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इसको हुआ है। आप एज नर्सिंग ऑफिसर इनिशियल असेसमेंट इस बच्चे का कर रहे हैं, तो आप बताइए कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको इस बच्चे में देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है नेजल फ्लेयरिंग, नेक्स्ट एक्सटर्नल रिटेक्शंस, नेक्स्ट ग्रंटिंग रेस्पिरेशंस, नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ एपनिया, नेक्स्ट साइनोटिक हैंड एंड फीट्स, नेक्स्ट हार्ट रेट ऑफ 160 बीट्स पर मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन छप जाए और एक दो ऑप्शन यहाँ से कम हो जाए, ठीक है। बाकी ऐसा का ऐसा क्वेश्चन छप जाए, एक्सेप्ट से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद किया करो, क्योंकि ये 2-3 तरीके से जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेजल फ्लेयरिंग जो है ये आपका क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के इस बच्चे में देखने को मिलेगा। दूसरा जो है एक्सटर्नल रिटेक्शन जो है ये भी इस बच्चे में देखने को मिलेगा। तीसरा ग्रंटिंग रेस्पिरेशन जो है ये भी इस बच्चे में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ये क्या है, आपका सही जवाब है। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका। 1, 2, 3 जो है वो आपका सही जवाब है। बाकी जो 3 ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शंस ये क्लिनिकल फाइंडिंग जो है सस्पिशियस नहीं होगी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के इस बच्चे के अंदर। ओके, तो यहाँ पे 1, 2, 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए जो नीचे और जो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको कंसिडर करना है, और ऑप्शंस जो नीचे दिया गया है वो आपको वहाँ से आंसर अपना चूज करना है। देखिए क्या दिया गया है स्टेटमेंट के अंदर, ईच आशा हैज़ बीन मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर 1000 पॉपुलेशन अंडर एनएचएम इन रूरल एरियाज। प्रत्येक जो आशा होती है वो एक हजार की पॉपुलेशन पे वर्क करती है, और वो एनएचएम के अंडर वो आती है, और रूरल एरियाज में वो अपनी सेवाएं देती है, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ईच आशा हैज़ बीन मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर 5000 पॉपुलेशन अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इन रूरल एरियाज। तो आशा जो है वो 5000 की पॉपुलेशन पे काम करती है, एनएचएम के अंडर आती है, और रूरल एरियाज में वो अपनी जो है काम जो है वो रूरल एरियाज में करती है। वैसे तो अर्बन में भी करती है आशा जो है, लेकिन वो कितनी क्या पॉपुलेशन पे वर्क करती है ये आपको यहाँ पे पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट, द मॉड्यूलर ट्रेनिंग इज़ फॉर पीरियड ऑफ 23 डेज इन 5 एपिसोड ओवर 1 ईयर। और जो आशा है
उसकी जो मॉड्यूलर ट्रेनिंग होती है वो 23 दिन की होती है। कितने दिन की? 23 दिन की। और ये 5 एपिसोड होते हैं। 23-23 दिन के 5 एपिसोड होते हैं एक साल के अंदर। एक साल में 23-23 दिन के 5 एपिसोड में इनकी मॉड्यूलर ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट, मॉड्यूलर ट्रेनिंग इज पीरियड फॉर 23 इन 3 एपिसोड ओवर 1 ईयर। या फिर एक साल में इनके 3 एपिसोड होते हैं 23 डेज के। तो आपको यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, अमंग द अबव, जो आपको यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, विच आर द ट्रू अबाउट आशा, आशा के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी ऑलमोस्ट ने गलत दिया है, और ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आशा 1000 की पॉपुलेशन पे काम करती है, एनएचएम के अंडर आती है, रूरल एरियाज में वो अपना वर्क करती है। इनके ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 23 यानी 23 दिन की इनकी ट्रेनिंग होती है। एक साल में इनके 5 एपिसोड होते हैं, इनको मॉड्यूलर ट्रेनिंग करनी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन जो है वो आपके सही है, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। बाकी क्या है आपके यहाँ पे 2 ऑप्शंस गलत है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 ओनली, 1 और 3 ओनली, 3 और 4 ओनली। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 और 3 ओनली, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए नर्स इज टेस्टिंग ए न्यू बॉर्न्स हील्स ब्लड फॉर द level of glucose, which newborn does the nurse anticipate will experience hypoglycemia। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, और न्यूबॉर्न बेबी में अगर ग्लूकोज का लेवल चेक करना है तो ब्लड का जो सैंपल लेंगे वो कहाँ से लेंगे, हील से। हील से ब्लड सैंपल लेंगे और वहाँ से जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है आगे, विच न्यूबॉर्न, कौन से वो न्यूबॉर्न्स है जिनको हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क कौन से जो कौन से न्यूबॉर्न्स है उनको हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है प्रीटर्म इन्फेंट, दूसरा है इन्फेंट विद डाउन सिंड्रोम, नेक्स्ट है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट्स, नेक्स्ट है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट। तो ऐसे जब ऑप्शंस मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत आंसर कर देते हो। तो आपको गलत नहीं करना है। अगर यही एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आंसर में क्या करना है, एक तो प्री टर्म जो इन्फेंट होगा ये हाइपोग्लाइसीमिया से सस्पेक्टेड रहेगा, यानी जब आप इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया इसमें पाया जा सकता है। सस्पेक्टेड है, मतलब कंफर्म नहीं कह सकते, बट इनमें जो है हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो एक तो जो न्यूबॉर्न है प्रीटर्म हुआ है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। दूसरा स्मॉल फॉर गेस्टेशनल इन्फेंट जो है इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साथ ही साथ जो लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज है इसमें भी आपके हाइपोग्लाइसीमिया होने के बहुत ज़्यादा रिस्क रहेंगे। तो यहाँ पे 1 3 और 4 ये जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया के न्यूबॉर्न हो सकते हैं। प्रीटर्म इन्फेंट, स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज एंड लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। तो यहाँ पे 1 3 4 जिस ऑप्शन में आता है वहीं आपके क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 1 3 4 कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सेकंड में 1 3 4 आ रहा है, यही आपका सही जवाब है। फिर भी ऑलमोस्ट लोगों ने क्या दिया है, गलत जवाब दिया है। कोई बात नहीं, अगली बार आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए क्लाइंट अराइव्स एट द हॉस्पिटल एट 38 वीक्स gestation with profuse vaginal bleeding. She states it occurred suddenly without any contractions. Which condition may the client be experiencing that requires immediate notification of the healthcare provider? देखिए एक महिला आई है हॉस्पिटल में और वो 38 वीक की गेस्टेशन की है, मतलब 38 सप्ताह की वो प्रेग्नेंट लेडी है, और वेजाइनल ब्लीडिंग जो है उस महिला को हो रही है, इसलिए वो हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आई है। हॉस्पिटल में जाता कब है, कोई भी पर्सन हो, चाहे हॉस्पिटल में जाएगा कब, जब वो अपने शरीर से कुछ दुखी होगा, चाहे उसको बुखार हो, चाहे उसको दर्द हो रहा हो, ठीक है, उसके लगी हो या और कुछ कंडीशन हो, जब वो दुखी होता है अपने शरीर से तब वो अपने शरीर को लेकर कहाँ जाता है, हॉस्पिटल में। तो वैसे ही इस महिला के साथ हुआ है, प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो हो रही है, इसीलिए महिला कहाँ पे आई है, हॉस्पिटल में आई है। आगे देखिए आगे की कहानी क्या बोल रही है। द सडनली विदाउट एनी शी स्टेट दैट अकर्ड सडनली, मतलब वेजाइनल जो ब्लीडिंग हो रही है ये सडनली हुई है और विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शंस, कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं। 38 वीक की गेस्टेशन है, मतलब
कॉन्ट्रैक्शंस भी आ सकते हैं, डिलीवरी भी हो सकती है, क्योंकि लगभग टर्म प्रेगनेंसी के पास में है। तो यहाँ पे किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आगे है विच कंडीशन में इंडिकेट द एक्सपीरियंसिंग दैट रिक्वायर इमीडिएट नोटिफिकेशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऐसी क्या कंडीशन जो है इस महिला को हो सकती है जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, एज ए नर्सिंग ऑफिसर इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। पहला ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, नेक्स्ट है प्लेसेंटा एक्रीटा, नेक्स्ट है रप्चर्ड यूट्रस, नेक्स्ट है कंसील्ड एब्रप्सियो। तो यहाँ पे देखिए जो सही जवाब होगा आपका वो होगा प्लेसेंटा प्रीविया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट ने सही जवाब भी इसका दिया है। अब पेनलेस ब्लीडिंग जो होती है, कौन सी ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग। यहाँ पे क्या हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन पेन वगैरह का जिक्र नहीं किया गया यहाँ पे। तो ये क्या है, पेनलेस ब्लीडिंग है। और पेनलेस ब्लीडिंग किस में होती है, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है। ये किस में होता है, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और जानते हैं अच्छे से। यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया इज क्लिनिकल classically painless bleeding. The placenta partially or completely cover the cervical os, and as the cervix dilate, the placenta separate and bleeds. तो प्लेसेंटा प्रीविया जो है ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो कवरिंग होती है, मतलब ये प्लेसेंटा जो है वो पार्शियली या फिर कंप्लीटली जो है सर्वाइकल ओस को कवर कर लेती है। तो वो जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें होता क्या है, पेनलेस ब्लीडिंग, पेन नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग होती रहेगी। एंड सर्वाइकल ओस एंड सर्विक्स डायलेशन, इनको ये मतलब सर्वाइकल ओस को कम्प्लीटली इन्होंने क्या कर लिया, कवर कर लिया। प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन जो है कवर कर लेती है। तो सर्विक्स डायलेशन, द प्लेसेंटा सेपरेट एंड ब्लीड। प्लेसेंटा जब यहाँ से सेपरेट होगी, सर्वाइकल डायलेशन जब होगा और प्लेसेंटा सेपरेट होगी, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग। यहाँ से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, लेकिन ये कैसी होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन महिला को किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट जो एक वर्ड है प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा का मतलब है, प्लेसेंटा एक्रीटा इज एन एब्नॉर्मली एडरेंट प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा अटैच थ्रू द एंडोमेट्रियम टू द मायोमेट्रियम। प्लेसेंटा एक्रीटा का मतलब है प्लेसेंटा जब एडरेंट होती है यूट्रस में, तो यूट्रस में जब एडरेंट होगी वहाँ से वो मतलब प्लेसेंटा चिपकेगी यूट्रस से, तो ये क्या एब्नॉर्मली एडरेंट होगी, मतलब जहाँ पे प्रॉपरली प्लेसमेंट इसका होना चाहिए वहाँ से ये और ज़्यादा डीपली चली जाती है, वो कंडीशन आपकी कहलाती है प्लेसेंटा एक्रीटा। यानी एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम तक प्लेसेंटा अटैच हो जाती है, ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, प्लेसेंटा एक्रीटा। नेक्स्ट रप्चर्ड यूट्रस। रप्चर्ड यूट्रस इज ए पेनफुल अकरेंस। अगर यूट्रस रप्चर होता है तो इसमें तो महिला को पेन होगा, 100% होगा। एंड द फिटस में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस इनटू द एब्डोमेन। फिटस में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस इनटू द एब्डोमेन, यानी जो फिटस है वो एक्सपेल्ड हो सकता है फ्रॉम यूट्रस टू इनटू द एब्डोमेन के अंदर। तो ये रप्चर यूट्रस में ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कंसील्ड एब्रप्सियो। तो इसमें क्या होगा, देयर इज नो विजिबल ब्लीडिंग। अगर कंसील्ड एब्रप्सियो होता है, कंसील्ड एब्रप्सियो में क्या होगा, ब्लीडिंग जो है वो विजिबल नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे महिला जो आई है उसको ब्लीडिंग हो रही है तभी तो उसने बताया, मतलब वो विजिबल है तभी वो बता पा रही है। अगर विजिबल नहीं होती तो वो आपको नहीं बता पाती, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसील्ड एब्रप्शन अगर होता है तो विजिबल ब्लीडिंग नहीं होगी। एब्रप्सियो इज कंसील्ड एंड एब्रप्सियो प्लेसेंटा इज पेनफुल बिकॉज द ब्लड एक्यूमुलेट बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द यूट्राइन मसल। यूट्राइन मसल और प्लेसेंटा के बीच में ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये इसमें पेनफुल कंडीशन डेवलप होगी। एब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या होगा, पेनफुल ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये कुछ अलग अलग इनके एक्सप्लेनेशंस, रैशनल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इन्फेंट हु हैड ए रिवीजन ऑफ ए वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, यानी वीपी शंट यहाँ पे लगा हुआ है, इज डायग्नोस्ड विथ मेनिंजाइटिस फ्रॉम ए इन्फेक्टेड शंट, व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्ट दिस कंक्लूजन। यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि एक इन्फेंट है जो कि मेनिंजाइटिस का है और इस बच्चे को, जो इन्फेंट है, इसको वीपी शंट लगाया गया है। वीपी शंट जो है वो क्या है, इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड वीपी शंट इसको लग गया। तो बताइए क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए पहला है फीवर, नेक्स्ट लिथार्जी, नेक्स्ट स्टिफ नेक, नेक्स्ट पुअर फीडिंग, नेक्स्ट डिप्रेस्ड
फॉन्टेनल। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा। अगर वीपी शंट इन्फेक्टेड हो जाता है, मेनिंजाइटिस का बच्चा है, वीपी शंट लगाया हुआ है और अगर इन्फेक्टेड होता है तो एक तो फाइंडिंग आपको पता चल गई है कि इन्फेक्शन होगा तो फीवर तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पे। इन्फेक्शन जब भी होता है फीवर आता है। चलिए फीवर आएगा और वीपी शंट और मेनिंजाइटिस का जो बच्चा है इसमें और क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। एक जो है आपको यहाँ पे स्टिफनेस, यानी नेक की स्टिफनेस जो है वो बच्चे में देखने को मिलेगी। एंड एक जो है पुअर फीडिंग, प्रॉपर फीडिंग बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। 1, 3 और 4 जिस ऑप्शन में आ रहा है वही आपका सही जवाब है। चलिए यहाँ पे पहले में नहीं है, दूसरे में है एंड दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब है। 1, 3, 4 ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फीवर, स्टिफनेस एंड पुअर फीडिंग। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। रेशनल के अंदर ए लो ग्रेड फीवर प्रोग्रेसिंग ए टू ए हाई फीवर अकर एन इन्फेक्शियस प्रोसेस दैट कॉज मेनिंजाइटिस may result in rigidity and hyperextension of neck या opisthotonus. CNS irritation results in irritability and anorexia. The fontanelle will be tense and bulging as increased ICP progresses. देखिए यहाँ पे सिंपल सी ये है कि लो ग्रेड फीवर जो है वो अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो यहाँ पे हाई ग्रेड फीवर में वो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस कर जाएगा। ठीक है, एन इन्फेक्शियस प्रोसेस जो हो रही है मेनिंजाइटिस में इसकी वजह से रेजिडिटी एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक या स्टेफ नेक, ऑफिस्थोटोनस जो पोजीशन आपने देखी होगी उस प्रकार की पोजीशन जो है वो बच्चे की हो सकती है। रेजिडिटी हाइपर एक्सटेंशन होता रहेगा, प्रोग्रेस अगर ज़्यादा हो जाती है इन्फेक्शस इस मेनिंजाइटिस की तो ऑफिस्थोटोनस भी हो सकता है। सीएनएस इरिटेशन होगा जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी रहेगी एंड एनोरेक्सिया होगा। इरिटेबिलिटी एंड एनोरेक्सिया होगा तो एनोरेक्सिया होगा यानी कि बच्चा जो है फीडिंग नहीं कर पाएगा, इरिटेबिलिटी भी रहेगी तो पुअर फीडिंग भी यहाँ पे बच्चा करेगा। नेक्स्ट फॉन्टेनल विल बी टेंस एंड बल्जिंग। तो जो फॉन्टेनल आपने पढ़े हैं मतलब डिप्रेस्ड फॉन्टेनल यहाँ पे ऑप्शन एक लिखा आ रहा है तो वो तो होगा नहीं, यहाँ पे बल्जिंग फॉन्टेनल होगा क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में आईसीपी जो है वो बढ़ जाता है। मतलब इस डिजीज की प्रोग्रेस से आईसीपी बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा तो बल्जिंग फॉन्टेनल या फिर टेंस फॉन्टेनल आपको देखने को मिलेंगे। डिप्रेस्ड फॉन्टेनल यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाइल असेसिंग ए क्लाइंट IV line, the nurse notes that the area is swollen, cool, pale and cause the client discomfort. What complication should the nurse document? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। IV लाइन एक पेशेंट को लगी हुई है और आप उसको असेस कर रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर। वहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, जो फाइंडिंग आपको देखने को मिली है वो ये मिली है कि वो एरिया जो है जहाँ पे आपने IV लाइन लगाई है वो स्वलन हो रखा है, कूल हो रखा है, पेल हो रखा है एंड क्लाइंट जो है वो वहाँ से डिस्कम्फर्ट है। यानी IV लाइन जहाँ पे आपने लगाई है वो पेशेंट आपको बार बार कह रहा है कि मैं डिस्कम्फर्ट हूँ, मतलब मेरे को यहाँ पर कुछ एलर्जी, मतलब जलन हो रही है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है, यहाँ पे सूजन आ गई है, इस प्रकार की आपको उस बातें बता रहा है और आप देखते हैं तो ये फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है। तो बताइए क्या कॉम्प्लिकेशन आप डॉक्यूमेंट करेंगे, कौन से कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। पहला ऑप्शन है इन्फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट है फ्लेबाइटिस, नेक्स्ट है इन्फेक्शन, नेक्स्ट है एयर एम्बोलिज्म। तो आपने एक दो चीज़ पहले भी पढ़ी होगी, जब नॉर्सेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाता है तो आपने पढ़ा होगा। एक तो होता है कूलनेस, यानी कि IV लाइन में एक तो होता है कूलनेस और एक होता है वार्मथ। दोनों में ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कूलनेस जो है वो आपको इनफिल्ट्रेशन में देखने को मिलेगा। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस है यानी कि जो रिमेनिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो अदर कंडीशन में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कूलनेस जो होगा वो इन्फिल्ट्रेशन में होगा और वार्मथनेस जो होगा वो फ्लेबाइटिस में होगा। तो यहाँ पे तो जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इनफिल्ट्रेशन। चलिए रेशनल में स्कोर जान लेते हैं। इनफिल्ट्रेशन इज लीकेज ऑफ फ्लूइड इनटू द सराउंडिंग टिश्यू रिजल्टिंग इन एडिमा अराउंड द इंसर्शन साइट, ब्लेंचिंग एंड कूलनेस ऑफ स्किन अराउंड द साइट। तो अगर इन्फिल्ट्रेशन होगा तो फ्लूइड जो है वो लीक हो जाएगा सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर, जिससे एडिमा होगा यानी कि सूजन आ जाएगी। ब्लेंचिंग इंसर्शन साइट पे ब्लेंचिंग एंड कूलनेस स्किन रहेगी अराउंड द साइट, साइट के चारों तरफ जब आप टच करके देखेंगे तो वहाँ पे कूलनेस आपको फील होगी, तो ये इनफिल्ट्रेशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट फ्लेबाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ल्यूमन ऑफ ए वेन मैनिफेस्टेड बाय वार्मथ, स्वेलिंग, रेड स्टिक एंड पेन along with course of vein and localized warmth.
फ्लेबाइटिस, ITIS लगा हुआ मतलब इन्फ्लामेशन हुआ है कहाँ पे, इन्फ्लामेशन ल्यूमन ऑफ वेन, वेन की ल्यूमन में इन्फ्लामेशन हुआ है, जिसकी वजह से आपको वार्मथनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग आएगी, रेडनेस आपको देखने को मिलेगी और पेशेंट पेन की कंडीशन भी आपको कंप्लेन करेगा। तो ये कुछ जो साइन एंड सिम्टम्स है वो फ्लेबाइटिस में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं बात करते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन इज करेक्टराइज बाय, इन्फेक्शन जब भी होता है, मैंने अभी भी आपको बताया कि फीवर तो होगा ही होगा, ठीक है, फीवर, चिल्स, इरिदमा एंड ड्रेनेज एट आईवी साइट। अगर आईवी साइट इंसर्शन पे इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे आईवी साइट लगी हुई है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होता है तो फीवर चिल्स पेशेंट को होगा, साथ ही साथ इरिदमा, इरिदमा जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा और ड्रेनेज जो है वो भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन की वजह से ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगी। Next, air embolism. An air embolism occur when air is introduced into the IV line, characterized by respiratory distress, chest pain, dyspnea, hypotension and weak and rapid pulse. ये भी important point यहाँ से बनता है। अगर IV लाइन से एयर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, यानी अंदर एयर चली जाती है, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, चेस्ट पेन पेशेंट को होगा, डिस्निया होगा, हाइपोटेंशन होगा एंड पल्स जो है वीक या फिर रैपिड पल्स देखने को मिल सकती है। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द 4 AS for which nurse should assess client suspected of having Alzheimer disease? देखिए, अल्जाइमर डिजीज़ का पेशेंट है, उसमें 4A का क्या मतलब है, यानी कि कुछ 4A जो साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर। और वहीं आपको पूछना चाह रहा है 4A's जो आपको सस्पेक्टेड होते हैं अल्जाइमर डिजीज़ में, वो कौन कौन से 4A's है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन एमनेजिया, अप्रेक्सिया, एग्नोसिया एंड एफेजिया। नेक्स्ट है अवॉइडेंस, अलोफनेस, असोशियल, एसेक्सुअल। नेक्स्ट है ऑटिज्म, लूज एसोसिएशन, अपैथी एंड अफेक्ट। नेक्स्ट एग्रेसिव, एमोरल, एम्बिवेलेंट एंड अट्रैक्टिव। यहाँ पे तो जो आपका सही जवाब होगा, अल्जाइमर डिजीज जिसको होती है उसमें जो 4A's देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं ऑप्शन फर्स्ट, एमनेजिया, अप्रेक्सिया, एग्नोसिया एंड अफेजिया। तो अल्जाइमर डिजीज में जो 4A देखने को मिलेंगे, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, ब्यूलर 4A स्किज़ोफ्रेनिया साइन। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए 4A साइन कौन कौन से हैं अल्जाइमर डिजीज के, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया के 4A को ही आप याद रखें, इनको भी याद रखना है। एमनेसिया, अप्रेक्सिया, एग्नोसिया एंड अफेजिया, ये 4A जो है अल्जाइमर डिजीज में देखने को मिलते हैं। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसको रेशनल के अंदर। न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल इज ए हिप्पोकैम्पस कॉज रिसेंट मेमोरी लॉस। जो हिप्पोकैम्पस का न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल है, यहाँ पर जो है रिसेंट मेमोरी लॉस हो जाता है, जिसको हम जिस टर्म को क्या बोलते हैं, अमनेजिया। टेम्पो टेम्पोरो पेराइटल डिटीरियोरेशन कॉजेज कॉग्निटिव डेफिशिएंसी इन स्पीच। जो टेम्पोरो पेराइटल डिटीरियोरेशन है वो क्या कॉज करेगा, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी ऑफ स्पीच, स्पीच में कॉग्निटिव डेफिशिएंसी कॉज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अफेजिया। ये आपको अल्जाइमर डिजीज में देखने को मिलते हैं। पर्पजफुल मूवमेंट्स अगर पर्सन कर रहा है अल्जाइमर डिजीज का, तो वो कंडीशन कराती है आपकी अप्रेक्सिया। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंशन ऑफ विजुअल, ऑडिटरी एंड अदर सेंसेशन। अगर कॉम्प्रहेंशन है विजुअल, ऑडिटरी और अदर सेंसेशन के अंदर, तो वो आपकी टर्म कहलाती है एग्नोसिया। तो देखिए यहाँ पे एमनेसिया, एमनेसिया, अफेजिया, एप्रेक्सिया एंड एग्नोसिया, ये अल्जाइमर डिजीज में आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट आप अच्छे से इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सिम्टम्स दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो अवॉइडेंस एंड एलोफनेस, असोशियल एंड एसेक्सुअल, ये स्किज़ोइड पर्सनालिटी के क्या है, करेक्टरिस्टिक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। ऐसा नहीं है 4A सिर्फ अल्जाइमर डिजीज में ही होगा। देखिए यहाँ पे जो अलग अलग 4A's आपको दिए गए हैं ये आपको याद रखना ही रखना है। स्किज़ोइड पर्सनालिटी के करेक्टरिस्टिक है ऑप्शन सेकंड। एंड जो ऑप्शन थर्ड है ऑटिज्म, लूज एसोसिएशन, अपैथी एंड अफेक्ट, ये किस में देखने को मिलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में। ब्यूलर 4A साइन अलग है, यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ऑटिज्म, एसोसिएशन, अपैथी एंड अफेक्ट, ये ब्यूलर जो साइन है वो स्किज़ोफ्रेनिया में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एग्रेसिव, एमोरल, एम्बिवेलेंट एंड अट्रैक्टिव, ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है
ये आपको देखने को मिलेंगे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर। किसमें? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है इनके बारे में अच्छे से याद रखना है। स्किज़ोइड पर्सनैलिटी में अवॉइडेंस, अलोफनेस, असोशियल एंड एसेक्सुअल, ऑटिज्म, एसोसिएशन, अपैथी एंड अफेक्ट, स्किज़ोफ्रेनिया एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी के अंदर आपको एग्रेसिव, एमोरल, एम्बिवेलेंट एंड अट्रैक्टिव, ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स प्रिपेयरिंग टू हैंग द नेक्स्ट शेड्यूल बैग ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन, व्हाट एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म प्रायर टू हैंगिंग द बैग। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आप नेक्स्ट शेड्यूल जो बैग है टीपीएन का वो हैंग करने वाले हैं, यानी कि वो प्रिपेयर आप कर रहे हैं सॉल्यूशन के बैग को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्शन जो है एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप परफॉर्म करेंगे प्रायर टू हैंगिंग द बैग। जब आप हैंगिंग करेंगे बैग को, इससे पहले आप कौन कौन से नर्सिंग एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। पहला ऑप्शन है इरिगेट द इंट्रावेनस port with heparin. Next, remove solution from refrigerator 1 hour prior to hanging it. Next, refuse 100 ml of normal saline to clear intravenous line. Next, have sterile gloves available to changing bag of solution. Next, compare every ingredient with healthcare provider order. तो यहाँ पे देखिए प्रायर टू हैंगिंग बैग जो आपको नर्सिंग एक्शन एज ए परफॉर्म करना है वो क्या करना है। एक तो जो है रिमूव सॉल्यूशन फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर 1 आवर प्रायर टू हैंगिंग इट। जब आप टीपीएन सॉल्यूशन को हैंग करें इससे 1 घंटा पहले रेफ्रिजरेटर से इस सॉल्यूशन को बाहर निकाल लेना है। क्यों निकालना है? ताकि बॉडी टेम्परेचर के बराबर जो है इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर आ जाए। नहीं तो ज़्यादा अगर कूल ये जो सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा कुछ बीमारियां हैं, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कॉज कर सकता है। जैसे आपने पढ़ा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं? जब ब्लड को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं उसके बाद विद इन हाफ आवर, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर उसको स्टार्ट करना होता है। लेकिन जब तक वो बॉडी टेम्परेचर पे नहीं आ जाता तब तक उसको जो है एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। लेकिन वो आधे घंटे के अंदर अंदर वो जो है बॉडी टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर पे आ जाता है, तब उसको एडमिनिस्टर करते हैं। वैसे ही टीपीएन सॉल्यूशन जो है वो आप डायरेक्टली आईवी लाइन से दे रहे हैं, तो इसको भी कब निकाल लेना है? 1 घंटे पहले निकाल लेना है जब भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करना हो। इससे जस्ट 1 आवर पहले जो है इसको रिमूव कर लेना है। एक काम तो ये आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर पहले करना है। एंड एक जो आपको काम करना है वो ये करना है, कंपेयर एवरी इंग्रेडिएंट विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर। जो एचसीपी यानी डॉक्टर साहब ने जैसे आपको कहा है वैसे ही आपको काम करना है। ऐसे नहीं है आप अपनी मन मर्जी से जो चाहे वो करते रहे, ठीक है, ये तो मेरा जानी दुश्मन है, मैं तो जैसे चाहूँगा वैसे करूँगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो 2 और 5 जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और देख लेते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड द टीपीएन बी ब्रॉट ए रूम टेम्परेचर बिफोर इन्फ्यूजिंग इट टू प्रिवेंट क्लाइंट डिस्कम्फर्ट एंड लॉवरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। एवरी ingredient the TPN must compared to the validate by the healthcare provider order. The pharmacy should be notified to dispense is it not necessary to irrigate। मतलब जो बाकी के 3 ऑप्शंस है वो तो आपके गलत है। जो आपके दो ऑप्शन सही है वो कौन से हैं? एक तो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल जो है इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर आपको लेके आना है, तो इसको क्या करना होगा, पहले आपको 1 घंटे पहले ही बाहर निकाल लेना है जिससे कि डिस्कम्फर्ट ना हो पेशेंट को, ना ही पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर गिरे। ठीक है, तो ये दोनों काम मतलब ये काम एक तो आपको करना है। दूसरा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे आपको ऑर्डर देता है वो आपको फॉलो करना है, अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं करना है। तो ये 2 ऑप्शंस यानी 2 जो आपके एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे एक्शन रहेंगे ये आपको वहाँ पे परफॉर्म करने हैं प्रायर टू हैंगिंग द बैग, बैग को हैंग करने से पहले। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्या है आपके गलत है। तो यहाँ से आप ज़्यादा डिटेल के लिए और यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी ये जो है ऑप्शन गलत रहेंगे। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मतलब किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, ये हमारे क्रिएट किए हुए क्वेश्चंस है। और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस जो हम क्रिएट करते हैं मेरे को बहुत बार ऑफर भी आ चुके हैं। 1 क्वेश्चन फॉर रुपीज़, यानी एक क्वेश्चन के 4 रुपये मिलेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के 4 रुपये देने के लिए मेरे को ऑफर भी आए थे, बट मैंने वो रिजेक्ट कर दिए। क्योंकि वो इसलिए रिजेक्ट किए कि वो जब मैं क्वेश्चंस मान लीजिए बना लेता हूँ उसके बाद उनको जब दे देता हूँ
तो वो क्वेश्चंस मैं नहीं पढ़ा सकता, नहीं मैं आपको बता सकता हूँ। तो फिर वो क्या है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि इतनी मेहनत करे और अपने ही स्टूडेंट्स को नहीं मिले। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग, human papillomavirus infection is found to be involved in the development of more than 90% of cases, but it may not be the case always। HPV जो इन्फेक्शन है, इसके जो डेवलपमेंट होने के जो रिस्क है सर्वाइकल कैंसर के, वो 90% या इससे ज़्यादा के हैं। नेक्स्ट, इंडिया अकाउंटिंग टू नियरली 1/3 ऑफ ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर डेथ। जो ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर डेथ होती है उसमें 1/3 जो डेथ होती है वो कहाँ पर होती है? इंडिया के अंदर होती है। कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज HPV, स्मोकिंग, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। तो ये जो कॉजेज है सर्वाइकल कैंसर के वो आपको इस प्रकार से दिए हुए हैं। नेक्स्ट, द सर्विक्स शुड बी चेक्ड बाई द वेजाइनल इंस्पेक्शन बाई एसिटिक एसिड एंड पैप स्मीयर टेस्ट, या फिर पैपनिकोलू टेस्ट, या फिर पैप स्मीयर इसको बोल सकते हैं। तो ये टेस्ट जो है वेजाइनल मतलब सर्विक्स का कैंसर अगर होता है तो उसको डायग्नोस करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द अबव इज एंड आर फीचर एंड फीचर्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से रिगार्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं या जो फीचर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से सही है, कौन कौन से कंसिडर आपको यहाँ पे इन ऑप्शन यानी इन स्टेटमेंट से करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 2 3 4। यानी ये चारों जो पॉइंट है ये चारों के चारों क्या है? बिल्कुल सही है सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इसके कॉजेज जो है वो आपके सामने हैं, टेस्ट जो किए जाते हैं वो यहीं किए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा जो पता नहीं है वो है एक ऑप्शन फर्स्ट वाला एंड ऑप्शन सेकंड वाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर में जितनी भी डेथ होती है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, उसकी 1/3 डेथ कहाँ पे होती है? इंडिया के अंदर होती है। और 90% जो भी केसेज होते हैं वो HPV यानी सर्वाइकल कैंसर जिनको होगा वो HPV के केसेज होंगे, 90% केस। ओके, मतलब ठीक है, ये इतने आपको पता होना चाहिए। तो 1 2 3 4 आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारी सेशन का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या पूछा गया है, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है। एक तरफ टर्मिनोलॉजी है, दूसरी तरफ उनके मीनिंग है। मतलब एक तरफ टर्मिनोलॉजी और एक तरफ उनके डिस्क्रिप्शन। पहला है इकोलेलिया। इकोलेलिया से आप क्या समझते हैं? ये आपको जब पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसके सामने तो अलग वर्ड दिए हुए हैं, बट यहाँ पे इनको इकोलेलिया, क्लैंग एसोसिएशन, नियोलॉजिज्म एंड वर्बिग्रेशन, इनको आपको मैच करना है। तो देखिए इसको मैच करते हैं। आपने ऑलमोस्ट ने गलत जवाब दिया। इसका गलत इसलिए दिया आपको पता नहीं है, और जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। थ्योरी अगर क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, कंसिडर करने वाला हो, चाहे आपको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करने वाला हो, चाहे फिर और अदर किसी भी तरीके से पूछे, लेकिन थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है इनवॉलेंटरली पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाय अदर। जो भी कोई पर्सन बोलता है उसकी मिमिक्री तो पर्सन करता ही है, लेकिन पैरेट लाइक रिपीटेशन वो नहीं बोलता कि जैसे तोते की तरह बड़बड़ाना, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना आप कि तोते की तरह बड़बड़ा रहा है। तो वो साइकोलॉजिकल जो पेशेंट होते हैं, मतलब साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर ऑलमोस्ट ये देखने को मिलता है। तो इकोलेलिया का मतलब जो है वो क्या होगा? इनवॉलेंटरली पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर्स। तो यहाँ पे इकोलेलिया का मीनिंग फोर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन के अंदर आ रहा है फोर्थ। चलिए आगे वाला डिस्कस करते हैं। क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन से आप क्या समझते हैं? क्लैंग एसोसिएशन का मतलब होता है, क्लैंग एसोसिएशन का मतलब होता है राइमिंग वर्ड्स इन सेंटेंस दैट मेक्स नो सेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के अंदर वर्ड्स की राइमिंग करना जिनका कोई सेंस नहीं है, वो आपका कहलाता है क्लैंग एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन सेकंड बी का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। एक ही ऑप्शन है जो आपको सही करना है, और वो है आपका ऑप्शन सेकंड। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो एक से दो ऑप्शन जब आप मैच करते हैं, वो सही से आप अगर मैच करते हैं तो ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए फिर भी अपने को तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और सभी पॉइंट्स को याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जब एग्जाम दें तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो इस प्रकार से आप अपना जो है क्वेश्चंस को शॉर्ट एंड स्वीट में जल्दी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन वहीं सॉल्व जल्दी करना जो आपको 100% आते हो और एक से दो ऑप्शन आपके सही से मैच हो रहे हो, बाकी ऑप्शंस में वो नहीं देखने को मिल रहे हो, तभी आप वो 100% क्वेश्चन सही कर पाओगे। नेक्स्ट है नियोलॉजिज्म।
नियोलॉजिज्म जो है इसका मतलब होता है इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स दैट आर मीनिंगफुल ओनली टू द पर्सन, यानी कि जो पर्सन होगा या फिर जो पेशेंट होगा वो नए नए वर्ड्स बनाएगा जिनके मीनिंग सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन ही जानेगा। आपको किसी भी प्रकार के उन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे, ना ही उसके मीनिंग्स को आप समझ पाएंगे। वो होता है आपका नियोलॉजिज्म। नेक्स्ट आता है वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन का मतलब है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट सर्व नो पर्पज, यानी कि जो वर्ड्स की रिपीटेशन जो पर्सन करेगा या फिर कोई फ्रेजेज है उनको अगर वो रिपीट कर रहा है जिनका कोई पर्पज नहीं रहेगा। दो वर्ड्स आपके सामने, रिपीटेशन वर्ड पैरट लाइक दूसरों की मिमिक्री कर रहा है वो तो इक्वली लिया है, एंड रिपीटेशन अगर वर्ड्स का कर रहा है या फिर फ्रेजेज का कर रहा है जिनका कोई पर्पज नहीं है वो आपका वर्बिग्रेशन कहलाता है। नियोलॉजिज्म में जो है नए नए वर्ड्स बनाएगा जिनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, उनका मीनिंग जो है सिर्फ और सिर्फ पर्सन ही जान पाएगा। क्लैंग एसोसिएशन का मतलब है कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ड्स की राइमिंग कर रहा है तो उनका कोई सेंस नहीं है फिर भी वो राइमिंग कर रहा है तो वो आपका कहलाता है क्लैंग एसोसिएशन, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और ये वेरी 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 जितने वेरी लगाना चाहो उतना वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये थी आज के हमारे सेशन के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गए, और समझ में आपको आ गए हैं तो आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी समझ ले। और जो टेस्ट की लिंक आपको मिलती है आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने साथी लोगों को ज़रूर शेयर कर दिया करो ताकि रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हमें भी ऐसा लगेगा कि अपन जो मेहनत कर रहे हैं यानी कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए साकार हो रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी लोगों को भी लिंक्स जो है वो शेयर कर दिया करो, वीडियो की लिंक भी शेयर कर दिया करो कि आंसर की जो है वो सर ने रिलीज़ कर दी है। और जो टेस्ट की लिंक है वो जैसे मॉर्निंग में रिलीज़ होती है वैसे आप अपने साथी लोगों को शेयर कर दिया करो। और काफ़ी लोग जो नए हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। वैसे इसके रेशनल्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं पहले। इकोलेलिया का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, क्लैंग एसोसिएशन का मतलब भी आपको बता दिया है, नियोलॉजिज्म का मतलब भी आपको बता दिया है। नियोलॉजिज्म जो है डिल्यूजन के पर्सन में देखने को मिलता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट वर्ड सलाद जो है इसका मतलब है कंबाइनिंग ए सेंटेंस वर्ड दैट हैव नो कनेक्शन एंड मेक नो सेंस, यानी कि वर्ड सलाद का मतलब है कि किसी भी प्रकार से कोई भी वर्ड मिला दे बीच बीच में, जैसे आप सलाद नहीं खाते होगा वैसे ही कि गाजर आ गई, मूली आ गई है ना, उसी के अंदर टमाटर आ गया, आपका प्याज आ गया, तो इस प्रकार से वर्ड सलाद, वर्ड का सलाद बना देगा पर्सन तो वो वर्ड सलाद कहलाएगा। म्यूटिज्म का मतलब लेक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वर्बल स्पीच, वर्बल स्पीच का प्रोडक्शन की अगर कमी है तो म्यूटिज्म कहलाती है। प्रेशर्ड स्पीच का मतलब रैपिड स्पीच प्रोड्यूस्ड विद ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब अर्जेंसी के साथ में, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ में रैपिडली कोई बात को कहना चाह रहा है वो प्रेशर्ड स्पीच कहलाएगी। वर्ड से पता चल रहा है प्रेशर्ड, यानी कि प्रेशर से कहेगा, रैपिडली कहेगा। वर्बिग्रेशन का मीनिंग आपको बता दिए, तो यहाँ पे 3 जो और मीनिंग बताने थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद रखनी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट 19th टेस्ट पेपर के साथ और उसके आंसर की के साथ मॉर्निंग में। आप सभी को जो रिक्वेस्ट की गई है उसको आप फॉलो ज़रूर करेंगे, मैं उम्मीद करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।